हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई अब प्रियंका यानी कि मैं अब आपको पूरे व्यवस्थित तरीके से हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था ना कि व्यवस्थित तरीके का मतलब हम स्टेप बाय स्टेप की भाई पहले ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद जो जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे वो सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई हम ये हिंदी की तैयारी आखिर कर क्यों रहे हैं। तो भाई हिंदी हमारे लिए पढ़ना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदी से क्या होगा, हमारे जो ग्रेड है वो उसको भी हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि हो सकता है कभी साइंस का पेपर टफ आ जाए, कभी मैथ का टफ आ जाए, तो अगर आपको ग्रेड चाहिए है तो भाई हिंदी तो पढ़नी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको हिंदी ग्रामर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर हिंदी ग्रामर का आपको पता होगा, वैसे तो आप पढ़ते आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है उसका संख्या, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है संख्या। वैसे तो आपने संख्या काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा कि संख्या को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं आसान तरीके से। उससे क्या होगा कि भाई जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको 4 विकल्प उसमें दिए हुए हों और आपको बताना हो कि भाई इसमें कौन सी संख्या है, तो आपके दिमाग जैसे ही क्वेश्चन आया आपके दिमाग में तुरंत से आंसर आ जाना चाहिए कि भाई अगर भाववाचक संज्ञा है तो ये वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो वैसे ही उसी तरीके से आज हम संख्या को बहुत आसान रूप में पहचानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या क्या है। तो भाई संख्या तो वही, संख्या मतलब किसी का भी नाम। जैसे संख्या की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संख्या कहते हैं। तो हमें इसमें से सिर्फ महत्वपूर्ण बात ये है, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि किसी वस्तु का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी इंसान का नाम। ठीक है, किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी जानवर का नाम, हमें सिर्फ यही याद रखना है। तो जैसा कि संख्या की परिभाषा हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, आप एक बार बस इसको देख लीजिए, क्योंकि भाई हमें इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है, वो है हमारा नाम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। तो मतलब इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका नाम। तो हमेशा आपको याद रखना है, ऐसा याद रखना है कि सिर्फ संख्या का मतलब है किसी भी चीज का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, इस तरीके से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि संख्या का मतलब है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम। ठीक है, जैसे अब जो कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि भाई उसके उदाहरण क्या है। जब तक हम ग्रामर को उदाहरण सहित नहीं पढ़ते हैं तब तक वो हमें समझ नहीं आती है। इसीलिए बच्चों, जब भी आपके एग्जाम्स में कोई भी किसी भी चैप्टर की या किसी भी टॉपिक का, जैसे संख्या का कुछ अगर आ रहा है कि भाववाचक संख्या की परिभाषा लिखिए, तो आपको पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसकी उदाहरण लिखेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके उदाहरण पर। ऐसे तो किसी ने भी लिख दी कि भाई जिससे भाव का बोध हो रहा है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो इसमें थोड़ी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बल्कि आपको उसके उदाहरण भी लिखने होंगे। और इसके साथ साथ अगर मान लो आप किसी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए और 4 विकल्प दिए जाएं कि भाई इसका आप भाववाचक संज्ञा बताइए, तो आपको वो कैसे याद रहेगा? तभी जब आप उसके उदाहरण याद रखेंगे। इसीलिए बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपको उदाहरण भी याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आज संख्या से रिलेटेड हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, संख्या पढ़ेंगे और संख्या के 5 प्रकार भी पढ़ेंगे और उन सारे प्रकारों के उदाहरण भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो संख्या वाला जो टॉपिक है वो एकदम से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि संख्या में पशु,
कि जो कि जाति के अंतर्गत आएगा। सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, ये सारी क्या हुई, ये सारी हमारी संज्ञा हुई। ठीक है बच्चों, चलो तो भाई अभी तक हमने संज्ञा की परिभाषा देखी है और अब हमें संज्ञा के प्रकार भी तो पता होने चाहिए। तो भाई अब हम संज्ञा के प्रकार जानेंगे। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। वैसे तो संज्ञा में कुछ विरोधाभास भी है कि कोई कहता है कि भाई संज्ञा 3 प्रकार की होती है, कोई कहता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है और कोई कहता है कि संज्ञा 7 प्रकार की होती है। तो उन 7 प्रकारों में आपकी गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन आपको तो सारे नाउन मतलब कि सारी संज्ञाएं याद रखनी है। कहते हैं कि मतलब कि कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि संज्ञा में बताया गया है कि संज्ञा 3 प्रकार की होगी, एक अर्थ के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, लेकिन ये जो भी जितनी भी संज्ञा है वो सारी एक के अंदर एक होगी। जैसे अगर अर्थ के आधार पे संज्ञा होगी, ठीक है, तो वो 5 प्रकार की होगी। लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पे होगी तो वो 3 प्रकार की। वो कैसे कि अगर 3 संज्ञाओं में ही उन जो एक जातिवाचक संज्ञा है उसमें ही 2 संज्ञाओं को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसीलिए मुख्य रूप से संज्ञा 5 ही प्रकार की होगी। आपको हमेशा याद रखना है कि भाई संज्ञा के 5 ही प्रकार हैं। वो प्रकार कौन कौन से हैं वो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपको अब ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। हाँ, और मेरी बात ध्यान रखना कि भाई अब आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी अब हिंदी की क्लासेस कब कब है। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आपको इसको लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि मैम अब आप नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ाए। तो भाई उससे क्या होगा कि जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और बहुत सारे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपके कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आने वाले, वो सब आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। अब हम संज्ञा के, अभी तक हमने डेफिनेशन देखी, अब हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे। तो पहला संज्ञा का प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन से साइड हूँ। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो भाई संज्ञा के 5 प्रकार हैं। अगर जो कि ये जो क्लास है ये 6 से लेके गवर्नमेंट तक के लिए आपको ये संज्ञा काम में आती है, आपके उसमें सिलेबस में आती है। अब जो 6 से 7 की जो संख्या देख रहे हैं उनको छोटे रूप में संख्या बताई जाएगी। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी क्लासेस अपग्रेड होंगी वैसी तरीके से आपको संख्या भी और विस्तृत रूप से पढ़ाई जाने लगेगी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई संख्या जो है वो है 5 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब अभी तक हमने जाना संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार। और जो भी छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर वो चाहे तो इस चैप्टर को नोट भी कर सकते हैं या फिर भाई आप तो सीधा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई जब भी आपको लगे फिर एक बार से खोल के देख लो। ठीक है, तो हमारे सामने है अब भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक का सिंपल सा अगर उदाहरण देखें तो दोस्ती और दुश्मनी। दोस्ती भी एक भाव है, मतलब कि मित्रता भी एक भाव है और दुश्मनी भी एक भाव है। ठीक है, इस तरीके से जिसमें आपके गुण, आपकी विशेषताओं, आपके भावों का बोध होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर एक परिभाषा लिखी हुई है, मैं साइड हट जाती हूँ, आपको ये परिभाषा अच्छे से ध्यान से सुननी है और साथ ही साथ इसको ध्यान से पढ़ना भी है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि संज्ञा का मतलब सिर्फ नाम है, मतलब कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और भाई अब बताओ संज्ञा के कितने प्रकार हुए। तो संज्ञा के मूल रूप से 5 प्रकार हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, समूहवाचक और साथ ही साथ इस तरीके से हमारी 5 संख्याएं हो गई। ठीक है,
चलो, तो अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा। तो मैंने आपको सबसे सिंपल सा उदाहरण बताया कि भाई दोस्ती भी एक भाव है और दुश्मनी भी एक भाव है। तो उससे क्या होगा, हमें भाववाचक संज्ञा को समझना थोड़ा सा आसान होगा, जिससे हमें किसी व्यक्ति के भाव, उसकी अवस्था का, साथ ही साथ उसकी विशेषताओं का बोध हो रहा है, उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। लेकिन फिर भी हम एक नजर डाल लेते हैं अपनी परिभाषा पे कि जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, उनके गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा के भाई कुछ उदाहरण भी ले लें। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि अगर आपको ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित कुछ भी चैप्टर आपको अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके उदाहरण का समझना जरूरी होगा। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा एक अवस्था है, बचपन ये भी एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि, ये क्या हुए? ये सारी हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। तो भाववाचक संज्ञा मतलब जिससे हमें किसी भी चीज के भाव का बोध हो रहा है। तो जैसे कोई चीज हमारे पास है, जैसे हम चीनी खा रहे हैं तो हमें उस चीनी कैसी लग रही है, उसका हमें मिठास, हम उसके मिठास को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मतलब कि जो मिठास है वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो ईमानदार भी आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का, आपकी विशेषताएं, पदार्थों की अवस्थाएं और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति का कोई गुण, तो ईमानदारी उसके गुणों में आ रही है, तो ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। और अभी वीडियो में आगे आने वाले उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा को पहचानते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ी भाववाचक संज्ञा, अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूह, आपको इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि समूहवाचक मतलब कि जिसमें कोई ग्रुप का बोध हो रहा हो। ठीक है, जिसमें किसी ग्रुप का, समूह का मतलब क्या होता है? समूह का मतलब होता है भाई ग्रुप। तो जिसमें किसी ग्रुप का, किसी समूह का बोध हो रहा, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई कक्षा क्या है? कक्षा एक विद्यार्थियों का समूह ही तो है, तो वो समूहवाचक की संज्ञा में अंतर्गत आएगा। कहते हैं पूरी सेना, तो सैनिक भाई किसका समूह है? वो पूरे सैनिकों का समूह है, इसीलिए सेना भी आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। तो जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो रहा है, उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण है भाई अंगूर है, अंगूर में चारों तरफ गुच्छे लगे हुए हैं, तो वो क्या हुए? अंगूर का भाई एक समूह भी तो हुए। और जैसे सबसे बच्चे देखे होंगे आपने कि भाई एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो वो कक्षा कैसी हुई? वो कक्षा भी आपकी समूहवाचक संज्ञा ही हुई। तो बहुत सिंपल सा है कि भाई जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भाई जिसमें समूह का बोध हो रहा है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई इसका उदाहरण है परिवार। तो परिवार कैसे बनता है? बहुत सारे सदस्यों से मिलकर बनता है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। तो भाई परिवार भी आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे सारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। तो अभी तक हमने जाना संज्ञा और संज्ञा के 5 प्रकार। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों इस वीडियो को, क्योंकि क्या है कि सुनने से हम बहुत सारी चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और वैसे भी मैं स्पेशली ये चैनल आप लोगों के लिए इसलिए लाई हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने के लिए, सरल तरीके से बताने के लिए। वैसे तो आपकी बुक में भी ये चैप्टर्स दिए होंगे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सुनेंगे तो सुन के ज़्यादा अच्छे से आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें, और इसके आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो चलिए, अभी तक हमने जानी आपकी समूहवाचक संज्ञा। अब एक इम्पॉर्टेंट
एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो डरने लगते हैं। लेकिन मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने चाहती हूँ कि भाई ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिर्फ आपके अंक ही निर्धारित नहीं करते, बल्कि ये आपकी खुद के प्रति ईमानदारी और आपकी मेहनत पे डिपेंड होते हैं कि भाई आप अपने जीवन के लिए कितनी ईमानदार और कितनी लगन से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अब से आप एग्ज़ाम्स को किसी भी बोझ की तरीके से नहीं लेना, बल्कि आप ये सोचना कि ये एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर आप आज अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, ये इन्हीं एग्ज़ाम्स से जब आप पास हो जाते हैं तो आपको इन सब से कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये समझ लो कि भाई अगर आपने ये एग्ज़ाम्स पास कर लिए तो आप अपने लक्ष्य की पहली सीढ़ी चढ़ गए। और आपको ये सब कैसे करना है, बहुत ही अपना ध्यान केंद्रित करना है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी है। लेकिन कभी भी घबराना या डरना नहीं है, क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम्स तो आप ही के लिए है, आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए ही तो सब कर रहे हैं। इसीलिए बस एक टाइम टेबल बनाइए और योजनाबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कीजिए कि आज मैंने ये चैप्टर कर लिया तो भाई इसको टिक करना है, आज ये चैप्टर पढ़ा तो इसको टिक कर दो कि मुझे अब आगे मुझे सिर्फ इन चैप्टर्स का रिवीजन ही करना है एग्ज़ाम्स टाइम में। तो भाई इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि भाई अब हिंदी में भी आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। और इनके साथ साथ क्या होगा कि भाई आपका ग्रेड भी अच्छा होगा। अगर आपने हिंदी में अंक अच्छे ले लिए, अच्छे नंबरों से आप पास हो गए, तो भाई आप तो अच्छे ग्रेड के लिए स्कोरिंग कर पाएंगे ना। तो ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी है और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगी कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए और अब उन्हें उस चैप्टर में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बैक टू अपने वापस से क्लास में आते हैं और हमारे सामने है भाई अब द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है कि जब किसी संख्या से किसी द्रव्य का, तो भाई इसको आसान शब्दों में पढ़ें कि जब किसी द्रव्य का बोध हो रहा है तो वो हमारी आएगी किसके अंतर्गत, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव और द्रव्य। ठीक है, ये द्रव नहीं है बेटा, ये आपका द्रव्यवाचक संख्या है। ठीक है, तो जिससे आपको किसी पदार्थ की अवस्थाओं का बोध हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। ठीक है, द्रव्य, तो इसको हम कह सकते हैं ये गणनीय संख्या भी हो सकती है भाई, क्योंकि इन सब की गणना भी की जा सकती है। ठीक है, तो भाई जब किसी संख्या शब्द से द्रव्य का बोध हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाई अब दूध किसके अंतर्गत आएगा, दूध तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत तो आएगा नहीं, कि भाई उसमें तो कोई भावनाएं होती नहीं, कोई भाव होता ही नहीं है, और ना ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो दूध किसकी श्रेणी में आएगा, वो आएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए अब हमारे सामने है भाई जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे चल के कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा और 4 विकल्प दिए होंगे और बताना होगा कि भाई इसमें से जातिवाचक संज्ञा आखिर कौन सी है। इसीलिए संज्ञा को बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाई जिस शब्द से किसी भी प्राणी की जाति का बोध हो रहा हो। ठीक है, किसी भी प्राणी या वस्तु की जाति, प्राणी की जाति मतलब नहीं यार ये वर्मा शर्मा, ये नहीं, किसी वस्तु या किसी प्राणी की जाति का बोध हो रहा हो। जैसे लड़का क्या है, लड़के से पूरी जाति का बोध हो रहा है, लड़की पूरी जाति का ही बोध हो रहा है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, सिर्फ जिससे किसी भी जाति का बोध हो रहा हो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें भाई पर्वत, अगर एक नाम दिया हो कि भाई हिमालय पर्वत, तो वो आपका आएगा व्यक्तिवाचक के अंतर। लेकिन अगर आपको दिया हो भाई पर्वत, तो वो आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा। इस तरीके से नदियों को ले लेते हैं। अगर लिखा हो गंगा, ठीक है,
अगर गंगा लिखा हो तो भाई ये आपका आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, एक विशेष नदी का नाम है, ठीक है। और हमारा नदियां किस में आएगा, नदियां हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उससे हमें पूरी जाति का ही बोध हो रहा है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जल्दी से मुझे रिमाइंड करके आपको याद दिलाना है कि भाई आपको आगे आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसीलिए अपने सारी प्रॉब्लम्स, अपने जो भी आपको जिस चैप्टर में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपको उनको कमेंट करके मुझे बताना है। और साथ ही साथ भाई जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ी अपनी 4 संज्ञाएं, अब हमारी 5वीं संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष या विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति का बोध होता है, वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। तो इनसे आपको किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में ही पता चल रहा है। जैसे राम है, अगर हम कहेंगे कि लड़के खेल रहे हैं, उससे, उस वाक्य से हमें कौन सी संज्ञा का बोध होगा कि लड़के खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के, लड़कों की पूरी जाति खेल रही है, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आपको दिया है किसी विशेष नाम, कोई विशेष नाम दिया गया है ना कि भाई राम, श्याम, तो वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आपको किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम दिया है या किसी विशेष स्थान का नाम दिया है, तो वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और अगर आपको विशेष मतलब कि किसी जाति का बोध हो रहा है, जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई नदियां, तो भाई पूरी नदी बहुत सारी नदियां हैं, तो हम किस नदी का नाम ले लें, तो वो आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और अगर आपको कहते गंगा, तो वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हमेशा याद रखना कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु अथवा नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी तक हमने 5 संज्ञा पढ़ी, और इन 5 में आपने एक बात नोटिस की गई होगी कि सबसे ज्यादा आपको हर वस्तु, व्यक्ति के नाम के बारे में बताया गया। अर्थात सिंपल सी बात है कि संख्या का मतलब ही होता है नाम। इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम संख्या कहते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में आ जाए कि भाई 4 विकल्प दिए हैं तो संख्या पहचानिए, और अगर आपके विकल्प में नाम दिया हो तो आपको नाम पर ही टिक करना है, क्योंकि संख्या क्या बताती है, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का ही तो बोध कराती है, उसे ही तो हम संख्या कहते हैं। तो हमने अभी तक 5 प्रकार की संख्या पढ़ चुके हैं, और भाई हमने इन संख्या के उदाहरण भी जाने हैं, ठीक है। तो भाई अब हमें संख्या से संबंधित प्रश्नों को भी हल करना है। उससे क्या होगा कि हमारा संख्या का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई मैंने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, अब मैं क्यों ना एक टेस्ट दे के देखूँ, एक MCQ खेलूं, कि जिससे क्या होगा, आपका वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो वैसा ही हम आप इस वीडियो में भी करेंगे कि संख्या से रिलेटेड भाई कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पश्चिम कौन सी संख्या है। तो जल्दी से मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में कि भाई पश्चिम कौन सी संख्या है, ठीक है। तो पश्चिम से ना तो हमें जाति का बोध हो रहा है, ना हमें भाव का बोध हो रहा है, ना हमें समूह का बोध हो रहा है। और हमेशा याद रखना कि जितनी भी दिशाओं के नाम है ये व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि भाई ये पश्चिम एक विशेष दिशा का नाम है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत ही आएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी तरीके की डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि इसको पहचानना बहुत आसान है कि जब किसी वस्तु व्यक्ति का जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन सी संख्या है? भाई अभी अभी हमने जाना कि अगर कहा जाए कि नदी, एक नदी का नाम दिया जाए तो वो आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यदि आपको एक पर्टिकुलर नदी का नाम दिया जाए तो वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो कोसी नदी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा कि भाई इसमें तो नदी का सीधा सीधा नाम ही दे दिया कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, तो नाम दे दिया, एक विशेष नाम दे दिया, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। चलिए तो अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है कि रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इतना तो तय है कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, और जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो संज्ञाओं से बनते हैं। अगर आप कभी एग्जाम्स देंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पर एक विशेष नाम दिया है। रामायण मतलब अगर कहा होता सिर्फ ग्रंथ, तो ग्रंथ तो भाई बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर उसका नाम बताया गया है कि भाई रामायण, तो रामायण भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी है, तो भाई पानी को तो हमने जाना है कि पानी मतलब कि कैसा है, वो एक अवस्था है, ठीक है, किसी की जैसे द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, वैसे ही पानी क्या आएगा, द्रव अवस्था के अंतर्गत। तो आपका पानी आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसको दूसरे रूप में देखें तो भाई पानी एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ, द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो पानी एक पदार्थ है, तो वो आएगा आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हमारे चौथे का जो पहला विकल्प है ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है। तो मैम, बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई मैम क्या इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हैं, कि भाई यही तो इस चैनल की विशेषता है कि इस चैनल में आपको पढ़ाने के साथ साथ ढेरों एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। क्योंकि अभी ये बच्चे भी देख रहे होंगे, तो भाई अभी ये बच्चों के एग्जाम्स में भी अगर आने वाला है तो उनकी भी तो तैयारी करनी है ना हमें, इसीलिए हम लोग पढ़ाने के साथ साथ ही एमसीक्यू करेंगे, जिससे आप वो चैप्टर भी आपको याद रहेगा, क्योंकि अभी पढ़ा है, और एमसीक्यू भी आपसे सारे बन जाएंगे, और आपका जो संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हो जाएगा। तो प्रश्न है, संज्ञा शब्द है, हमें इनमें से संज्ञा शब्द बताना है। तो संज्ञा शब्द क्या है हमारा, वीरता, क्योंकि वीरता भी किसी की विशेषता है। तो निज ये भी नहीं होगा, ये सर्वनाम होगा, ये हमारा विशेषण होगा, और ये हमारी क्रिया होगी। पढ़ना क्या होती है, पढ़ना तो क्रिया होती है, इसीलिए जो संज्ञा शब्द है वो वीरता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? लो भाई फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाई आज पूरे वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, गंगा या फिर लड़का? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक की बात हो रही है। तो गाय का नाम तो है नहीं भाई, तो इससे तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, इससे हमें पूरी जाति का ही बोध हो रहा है। और पहाड़ से भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। लड़का से भी हमें जाति का ही बोध हो रहा है, क्योंकि अगर कहा हो कि भाई राहुल मतलब कि आपका किसी लड़के का नाम दिया होता तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता, लेकिन आपको सिर्फ लिखा गया है लड़का, तो पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहाड़ अगर दिया होता हिमालय,
तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक में आता। अगर दिया पहाड़ तो भाई ये तो कोई भी पहाड़ हो सकता है, ये तो पूरे पहाड़ जाति की बात हो रही है, इसीलिए ही आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और हमारा जो बचा गंगा, गंगा हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो हमारा इसका विकल्प जो सी वाला है गंगा वो सही उत्तर होगा। ये सही उत्तर क्यों होगा कि अगर आपको दिया होता है इस विकल्प में नदी, तो नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती, लेकिन यदि आपको नदी का नाम दिया गया है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? संज्ञा भेद, संज्ञा भाई बुढ़ापा, तो हमने अभी अपने वीडियो में जाना कि बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है ना हमारी, और अवस्था तो भाई भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो हमारा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला भाववाचक संज्ञा, कि बुढ़ापा ना तो जाति है और ना ही व्यक्ति है, बुढ़ापा तो एक भाव है, एक गुण है। ठीक है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो भाई ये तो बहुत ही साधारण सा है, हमने अभी जाना, लेकिन एक बात याद रखना कि भाई यहाँ पर भी नाम लिखा है, तो याद रखना कि क्या होगा, हमारा संज्ञा होगा। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, समास का मतलब है संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो भाई हमारा इसका सही उत्तर हमारा ए वाला विकल्प होगा संज्ञा। तो भाई हमने अभी तक पूरा संज्ञा पढ़ लिया है, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के प्रकार पढ़े, और साथ ही साथ संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ी, और उसके बाद हमने संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा संज्ञा का जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई जो भी लोग, ये जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें ये क्लास समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी भाई इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर करें, कि भाई उन्हें भी तो पता चले कि अब इसे स्पेशली विशेष रूप से हिंदी का भी एक चैनल बन गया है, और उसमें आपको प्रियंका मैम हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगी, जिससे भाई आपके फ्रेंड्स के भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हम अपने अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।